गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। पिछली क्लास में हमने एंगल की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशंस, उनके राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से रिलेशन और उनके आपस में रिलेशन के बारे में बात की। आज हम उन बातों को बहुत शॉर्ट में रिवाइज करते हुए उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। फिर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो एंगल को हम लोगों ने डिफाइन किया था आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो। डेफिनेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। एस इज आर्क लेंथ, आर इज रेडियस। अब देखिए एंगल एक लेंथ अपॉन लेंथ का रेशियो होगा, मीटर अपॉन मीटर या सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होगी, इट इज लेंथ अपॉन लेंथ। अब डायमेंशन नहीं है इसका मतलब तो है उसकी यूनिट नहीं होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसको यूनिट दिया गया रेडियन। जब एंगल को हम इस डेफिनेशन से फाइंड करेंगे लेंथ अपॉन लेंथ, तो हमेशा उसकी यूनिट होगी रेडियन। एंगल की यूनिट डिग्री के बारे में भी आप जानते होंगे, पर डिग्री का जो यूनिट है वो इस फॉर्मूले से नहीं आता, उसका अलग कंसेप्ट है। वो पूरे एक रिवोल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके सबसे छोटे पार्ट को एक डिग्री बोला गया। तो उस डिग्री के रिलेशन का इस फॉर्मूले से कोई रिलेशन नहीं है। अब डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन कई बार जरूरत पड़ेगी। जैसे बात क्लियर है, जहां भी लेंथ और लेंथ को एंगल से रिलेट करना हो तो वहां हम रेडियन मेजर ही यूज करेंगे। अब डिग्री में एंगल दिया होगा तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी कैन यूज दिस कन्वर्जन फॉर्मूला, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक ऐसे ही अगर रेडियन में एंगल दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ये दोनों रिलेशन इस बात पर बेस्ड हैं कि अगर हम सर्किल में कंप्लीट एंगल देखें तो वो 360 डिग्री होता है और रेडियन मेजर में 2 पाई रेडियन होता है। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या 2 दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये दोनों कन्वर्जन फॉर्मूले 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब जरा सोचते हैं इसके बारे में। आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो हम ये एंगल ऑफ डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। इसमें हमें बस आर को इस तरह लाना होगा, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? आर थीटा। लेट अस सी। लेकिन ये बात हमने बहुत आसानी सोची, बट यहाँ एंगल 60 डिग्री में दिया हुआ और अभी बात हुई थी जब लेंथ और लेंथ रिलेट करना होगा तो एंगल रेडियन में होगा, तो पहले इस 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम इस रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर यूज कर सकते हैं। अब 60 डिग्री को एंगल में रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पहला कन्वर्जन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 80 रेडियन, और इस तरह से कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इंटू पाई रेडियन अपॉन 1 डिग्री, ये आता है पाई बाई 3 रेडियन। अब डेफिनेशन एंगल यूज करते हैं, उससे एस इज इक्वल टू आर थीटा आएगा। तो आर्क लेंथ क्या होगा? एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल का वैल्यू होगा पाई बाई 3 रेडियन, तो ये हो जाएगा पर 2 पाई सेंटीमीटर। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि जब भी हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी हो या लेंथ में कभी एंगल का मल्टीप्लिकेशन हो या लेंथ के स्क्वायर में, तो हमेशा एंगल रेडियन में होगा। एंगल डिग्री में केवल ज्योमेट्री में यूज होगा। वो या यूँ कहते हैं हम एंगल डिग्री में किसी भी फिजिकल फॉर्मूले के कैलकुलेशन में काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। व्हाट इज द सेक्टर ऑफ ए सर्किल? शो ए सेक्टर दैट सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। अब सर्किल का सेक्टर क्या होता है? Sector of a circle is the area swept by a radius when it is rotated about the center.
मतलब अगर सर्किल के एक रेडियस को सेंटर के अबाउट रोटेट करें तो रेडियस जितना भी एरिया स्वीप करती जाएगी उसको हम बोलेंगे सर्किल का सेक्टर। या ये कहें कि रेडियस कंप्लीट रिवोल्यूशन में घूम ले लेगी 2 पाई रेडियन, तो जो सेक्टर बनेगा वो पूरा सर्किल होगा। अगर सेक्टर थीटा एंगल सब्सटेंड करता हो तो रेडियस जहाँ से चलेगी और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, हम थीटा एंगल से घुमा दें तो जो एरिया स्वीप करेगी वो सेक्टर कहलाएगा। इस डायग्राम में देखिए, और रेडियस ओ ए को हम थीटा एंगल से घुमा के ओ बी तक लाएं तो ये शेडेड पोर्शन जो है ये सेक्टर हुआ। ये डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है। रेडियस ओ ए को हमने थीटा एंगल से टर्न किया सेंटर ओ के अबाउट, तो ये जो एरिया उसमें स्वीप किया जिसको ग्रे कलर से दिखाया हुआ है ये ही सेक्टर कहलाता है। अब आगे बात करें, राइट एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। अब ये सेक्टर हमने फाइंड किया, इसके पेरीमीटर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करें। तो पेरीमीटर अगर आप देखें ध्यान से तो इसकी एजेस की लेंथ, तो ओ से बी, बी से ए आर्क लेंथ एंड देन अगेन ए से ओ, तो ये क्या होगा आपका ओ ए प्लस आर्क ए बी प्लस ओ बी। सो पेरीमीटर ओ ए प्लस आर्क ए बी प्लस ओ बी। ओ ए आर्क इक्वल होगा, आर्क ए बी में हम अगेन एंगल डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, वो ये आर्क लेंथ होगा आर इंटू थीटा और ओ बी अगेन आर होगा। सो व्हाट वी हैव आर प्लस आर थीटा, आर प्लस आर थीटा प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस आर थीटा। ये अभी हमने जो क्वेश्चन लिए इस पे केवल हम एंगल की डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं और साथ साथ ये सेक्टर क्या होता है, आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हमें फिजिक्स में कई जगह जरूरत पड़ेगी और हम उस वक्त इन चीज़ों को सोच पाए। अब रिवीजन लेने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई थी, उसमें तीनों साइड्स हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। एंगल थीटा के लिए थीटा के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और थीटा के एडजेसेंट साइड बेस उसको बी से डिनोट किया, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया एंड हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट किया। साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल। ऐसे ही कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा, मतलब टेन थीटा का जो रिलेशन है उसका रेसिप्रोकल। यहाँ हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते थे और बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये रिलेशन हमें काफ़ी कंफर्म होंगे। बेसिक बात देखें ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में इन्हीं रिलेशंस की बार बार एप्लीकेशन आएगी। अब इनको कैसे हम फिजिकल सिचुएशंस में यूज़ करेंगे उसकी बात करते हैं। पहले हम कुछ मैथमेटिकल सिचुएशन लें और फिर फिजिकल सिचुएशंस में आएंगे। इन ए राइट ट्राइंगल इफ वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 37 डिग्री, द अपोजिट साइड टू दिस एंगल इज 3 यूनिट एंड द हाइपोटेन्यूज इज of 5 यूनिट, फाइंड ऑल द TRs ऑफ 53 डिग्री। अब 53 डिग्री कैसे हुआ? अगर राइट एंगल की बात करेंगे ट्राइंगल, उसमें एक एंगल एक्यूट अगर 37 का ले लिया तो दूसरा जो एक्यूट एंगल होगा इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो सेकंड एंगल प्लस 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सेकंड एंगल 53 डिग्री का होना चाहिए। इट मीन्स जो 37 एंगल दिया है उसके अलावा जो दूसरा एक्यूट एंगल है हमें उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, या 37 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दो साइड्स दी हुई 3 और 5, इसमें 5 हाइपोटेन्यूज है और 3 37 के लिए परपेंडिकुलर है, तो जो
नेक्स्ट साइड है बची हुई साइड, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 5 माइनस स्क्वायर ऑफ 3, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, और फिर इसका स्क्वायर रूट 4 यूनिट्स। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने पहचान लिया। इसमें साइड्स होंगी 5, 3, 4 या 3, 4, 5। अब इसमें 3 के अपोजिट वाला एंगल ही 37 होगा और 4 के अपोजिट वाला 53। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी और छोटे एंगल के अपोजिट साइड छोटी होती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट एंगल 53 डिग्री का होगा। नाउ 53 डिग्री के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 53 के लिए परपेंडिकुलर होगा 4 एंड बेस होगा 3 और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा। तो साइन थीटा की साइन 53 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ऐसे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। सिमिलरली tan 53 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 53 के लिए परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस होगा 3। इस बात को पहचान लें। तो क्या होगा 4/3। नेक्स्ट cosec 53 डिग्री 1 अपॉन साइन थीटा, इट मीन्स इट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/4। और ये देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी है। sec 53 डिग्री 1/cos थीटा, सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 5/3, और अगर आप ध्यान से देखिए तो cos 53 डिग्री का रेसिप्रोकल भी है, cot 53 1/tan थीटा। cot होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होना चाहिए 3/4, और यहाँ देखिए tan 53 का रेसिप्रोकल भी है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे ट्राइंगल देखा और ये कैसे हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें, तो इसमें हमें बहुत अलर्ट होके बड़ी पेशेंस से इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हम इतनी ही आसान चीज़ों में जल्दीबाजी में गलती करते हैं, और छोटी सी गलती हुई और हम किसी बड़े क्वेश्चन में छोटी सी गलती करके बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो हमें बहुत ध्यान से इन कैलकुलेशंस को करना है। अब इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने की बात मिलेगी, और वो ये कि अगर ट्राइंगल 3, 4, 5 का हो तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4, 5। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब 3, 4, 5 में दोनों एक्यूट एंगल 37 और 53 के होंगे। जो साइड 3 यूनिट की है उसके अपोजिट छोटा एक्यूट एंगल 37 डिग्री, जो साइड 4 यूनिट की है उसके अपोजिट बड़ा एक्यूट एंगल 53 डिग्री। और इस तरह से हम बात कर सकते हैं, इन ए राइट ट्राइंगल of an acute angle 37 and 53 degree, the sides are 3, 4, 5 units as shown in the figure। जो हमने बात की 37 के अपोजिट साइड 3, 53 के अपोजिट साइड 4 एंड हाइपोटेन्यूज 5। अब ये ट्राइंगल अगर हमें याद है, बहुत सिंपल है, 3, 4, 5 और एंगल 37, 53, ये आप डिसाइड कर लें कौन सा एंगल 37 और कौन सा 53 होगा। अब किसी भी एंगल का साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा सकता है। तो एंगल 37 और एंगल 53 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्राइंगल अपने माइंड में रखें और जब जरूरत हो इस ट्राइंगल से देख के वैल्यू रख लें। अब आप सोचेंगे ये स्पेशल एंगल क्यों, तो देखिए इसमें साइन 37, कॉस 53, कॉस 37, ये जितने भी TRs हैं वो 1/5 में है, केवल tan और cot को छोड़ के, या 5 के मल्टीपल में है, साइन और cos स्पेशली। अगर 5 के मल्टीपल में है तो इनसे हमारी जो मान लो हम लर्निंग प्रॉब्लम्स जो बनाते हो ईजी होंगी। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में इन एंगल्स को हम किसी मशीन में फैब्रिकेट नहीं करते, कोई चीज़ बनाने में ये एंगल यूज़ नहीं करते, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब हम सब्जेक्ट को सीख रहे होंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें हम अपने जो लॉ सीखते हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन जितनी सिंपल होंगी, हमारा अटेंशन उस प्रॉब्लम में जो फिजिक्स होगी उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। तो
हाँ, जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन दोनों एंगल का इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि इनसे कैलकुलेशन सिंपल होती है। Now all the TRs of 37 degree and 53 degree can now be written with the help of this 3, 4, 5 triangle. बस हमें क्या रखना है, 3, 4, 5 and 37, 53 डिग्री एंगल्स। बाकी आप डायग्राम बना के TR फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, लेट अस सी क्या है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, फाइंड ऑल अदर TRs ऑफ द एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू नहीं मालूम, हम सोच सकते हैं पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करें और फिर बाकी TR फाइंड कर लें, ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन थीटा की वैल्यू फाइंड करना सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस रिलेशन को यूज करते हुए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जिसमें परपेंडिकुलर होगा 1 एंड हाइपोटेन्यूज होगा 3। फ्रॉम साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, we identify the perpendicular and the hypotenuse to be 1 and 3 units respectively। और ये जो आइडेंटिफिकेशन किया उसको हमें डायग्राम में दिखा दें। हाइपोटेन्यूज 3, परपेंडिकुलर 1 एंड एंगल थीटा। अब जो रिमेनिंग साइड है इसको पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कैलकुलेट किया सकता है। क्या होगी, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 remaining 8 and square root of 8. Square root of 8 will be square root of 4 into 2, that is 2 root 2। तो जो रिमेनिंग साइड होगी वो 2 root 2 यूनिट्स होगी। अब ये 2 root 2 भी हमने मार्क कर दिया। नाउ वी हैव ऑल द साइड्स, नाउ वी कैन राइट इजिली ऑल द TRs। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो पहले हम कॉस, नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 2 root 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल 2 root 2/3। देन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस 2 root 2, दैट इज 1/2 root 2। कॉसेक थीटा ये 1/sin थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन 1 और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हुआ 3/1। सेक थीटा ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधे यहाँ से 3/2 root 2 भी लिख सकते हैं, या सेक थीटा रिकॉल करें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ से दिख रहा है 3/2 root 2। अब कॉसेक कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है, तो tan थीटा का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं, या कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से सीधे भी 2 root 2 ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस एक सिंपल कैलकुलेशंस, एक सिंपल फार्मूले की हम बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर आप पूछ सकते हैं सर इतना रिपीटेशन क्यों इन सिंपल सिंपल बातों का, मैं आपसे कहूँगा कि आपको इन्हीं सिंपल कैलकुलेशंस पर ध्यान दें। अक्सर हमारा क्या होगा, इन सिंपल बातों पे हम गलती करेंगे और इधर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, हम सोच रहे हैं हमें फिजिक्स नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम फिजिकल सिचुएशंस में आते हैं, मैथमेटिक्स छोड़ते हुए। सन रेज कास्ट 12 meter long shadow of a vertical pole when the sun is 53 degree above the horizon. Find the height of the pole। मतलब एक वर्टिकल पोल है, हाइट नहीं मालूम उसकी। अब दिन में जब सन हॉरिजन से 53 डिग्री एंगल पर है, मतलब सन रेज अर्थ सरफेस से या हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, तब उस पोल की जो शेडो बनती है ग्राउंड पे वो 12 मीटर लंबी बनती है। इस सिचुएशन को अगर हम डायग्राम में दिखाना चाहें तो इस तरह से बात कर सकते हैं। अब देखिए ये पोल, ये फ्लैट ग्राउंड लिया, सनरेज, अब सनरेज यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ तक की शेडो बनेगी और वो शेडो की लेंथ 12 मीटर दी है, 12 मीटर शो कर दिया। अब इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल में इस पोल की हाइट h फाइंड करना है। तो अब इस ट्राइंगल के हिसाब से h है 53 एंगल के लिए परपेंडिकुलर, 12 मीटर है बेस। तो हमें
इन दोनों चीज़ों से tan of 53 यूज करना ध्यान आएगा। From tan 53 is equal to perpendicular upon base. We identify the height of the pole as perpendicular and the length of the shadow as the base. Therefore, अब हम वैल्यूज रखें। tan 53 डिग्री इज इक्वल टू फ्रॉम डायग्राम h परपेंडिकुलर अपन बेस h अपन 12। अब tan 53 की वैल्यू रिकॉल करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ रिकॉल करते हैं, तो अगर हम ट्राइंगल ध्यान देखें 37 53 3 4 5, तो 53 के अपोजिट साइड होगा 3 या 4, 53 डिग्री के अपोजिट साइड होगा 4 और एडिसेंट साइड 3, तो tan 53 हुआ 4/3। अब इस इक्वेशन में tan 53 की वैल्यू 4/3 रख देते हैं। यहाँ से क्या आएगा, h इज इक्वल टू 12 इंटू tan 53 और tan 53 4/3 रखा, तो 12 इंटू 4/3, सो यू गेट 60 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल वाज 60 मीटर। नाउ जैसे कैलकुलेशन वाज बहुत सिंपल थी, लेकिन जो फिजिकल सिचुएशन थी उससे डायग्राम बनाना और डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन लिखना, ये आपको फिजिक्स के क्वेश्चन में 2 स्टेज पार करनी होगी हमेशा। तो जो क्वेश्चन होगा उसको मैं बार बार बोलूँगा, एक फिजिकल सिचुएशन है, वो फिजिकल सिचुएशन बेसिकली एक फिजिकल मॉडल होता है। तो हमें पहला काम तो होगा उस मॉडल को समझना, उस फिजिकल सिचुएशन को समझना, मतलब उसको मतलब फिजिकल मॉडलिंग। और उसके बाद फिजिकल मॉडलिंग में एक बात और आएगी, अगर उसमें अभी तो इन प्रॉब्लम्स में कोई फिजिक्स की बात नहीं हो रही थी, सिंपल मैथमेटिक्स है। एक सिंपल था शेडो बनना, बट शेडो कैसे बना ये बहुत ऑब्वियस है, क्यों बनी कैसे बनी इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है अभी। एंड हाँ, लेकिन और सिचुएशंस में कुछ बातें और हो रही होंगी जहाँ हमें फिजिक्स के लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से लॉ कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होंगे, कौन कौन सी क्वांटिटीज कैसे रिलेट होंगी, इन सारी बातों को समझना इज कॉल्ड फिजिकल मॉडलिंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो फिजिकल मॉडलिंग का स्टेज पूरा करने के बाद हम उन लॉज की इक्वेशन लिखते हैं। अब इन इक्वेशंस को जो हम लिख लें, दिस इज ये स्टेज हम बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। एक बार फिजिकल मॉडलिंग स्टेज पार की, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब इक्वेशंस लिख ली, उसके बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। उन इक्वेशन को मैं सजेस्ट करूंगा बहुत केयरफुली सॉल्व करें, क्योंकि कई बार अक्सर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके अपने आप को बहुत डिमोरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम गलती क्या हुई है, आपका तो आंसर नहीं आ रहा है, और घर पे बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इसलिए हमेशा कैलकुलेशन वाले पार्ट को बहुत केयरफुली करें। टीयर्स ऑफ सम कॉमन एंगल्स मतलब कुछ कॉमन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब एक कॉमन एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसी आई, इस बात पे हम ध्यान नहीं देंगे, ये आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे, बट वो वैल्यूज क्या होती हैं हमें वो यूज करनी है। अब आप सोच सकते हैं ये 5 एंगल और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो कुल मिला के तो बहुत सारी वैल्यूज हो गई, हम सारी वैल्यूज कैसे याद रखेंगे। तो उन वैल्यूज को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, अगर हम केवल साइन थीटा और कॉस थीटा इनकी वैल्यूज याद रख लें तो बाकी टीआर्स तो निकाले जा सकते हैं। क्यों, टेन थीटा हुआ साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉसिक थीटा हुआ 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बेसिकली हमें कंसंट्रेट करना है किस पे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा इन्हीं पे कंसंट्रेट करें तो इनकी जो इन एंगल्स की वैल्यू आई उसको रिमेंबर याद रखने का एक ट्रिक है जिसको हम देखते हैं। अब ये एक टेबल है, टेबल में हम एंगल थीटा, तो ये एंगल 0 यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू को हम एक लेंथ यूनिट मान लें। यूनिट मान लें, इसमें देयर आर 4 पार्ट्स। अब देखिए एंगल तो इक्वल 4 पार्ट्स में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 4 इक्वल डिविजन्स, मतलब
तो एक डिवीजन, पहले डिवीजन की वैल्यू होगी, वैसे आप बोलेंगे 1/4, बट हम बोलेंगे 0। यहाँ होगी 1/4, यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे 3/4 और यहाँ लिखेंगे 1। ये वैल्यू लिखते जाए 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। यहाँ तक समझ गए। एंगल 0, 30, 45, 60, 90 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो उसके नीचे कॉलम आई, इस रो में सारे पार्ट्स, इसमें हम 4 इक्वल डिविजन्स, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से। 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1, ये लिख लिया। अब साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है। साइन थीटा में इस कॉलम में साइन 0 की वैल्यू आएगी, इस कॉलम में साइन 30 की वैल्यू आएगी, इस जगह साइन 45 की वैल्यू आएगी, इस जगह साइन 60 की वैल्यू आएगी और इस जगह साइन 90 की वैल्यू आएगी। साइन 9 थीटा की वैल्यू निकालने का एक सिंपल तरीका है, स्क्वायर रूट्स ऑफ द अबव। ये ऊपर आपके नंबर लिखे हैं, इनके स्क्वायर रूट्स ले लें। बाई चांस यही आता है, वी कैन नॉट से हाउ इट, कैसे आए हमें बात नहीं करनी, बट बाई चांस वैल्यू वही आती है। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे 0 का 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 एंड 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है। अब इस तरह से हम देख सकते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू लिखना मुश्किल नहीं होगा। मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि जब जरूरत हो, किसी वैल्यू आपको नहीं ध्यान आ रही, तो ये टेबल कट से बना लें, जो कई बार बनाएंगे, कुछ बार, कई हजारों बार नहीं, 2-4 बार ऐसा करेंगे, तब ये वैल्यूज आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, आपको याद आने लग जाएंगी सीधे। अब कॉस थीटा के लिए रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अबव, जो ऊपर वाली रो है इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब ये लास्ट वाला पहले लिख दें और पहले और लास्ट में, तो पहले आएगा 1, देन इधर सेकंड लास्ट था √3/2, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा √3/2। अब मिडिल वाले का तो मिडिल वाला ही रहेगा, एंड ये हाफ इधर चला जाएगा और 0 ही। ये कॉस थीटा की वैल्यूज है। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड cos 60 इज इक्वल टू 0। Sorry, cos 60 is equal to 1/2 and cos 90 is equal to 0। अब tan थीटा की अगर वैल्यू लिखनी हो तो आप sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा में रिलेशन ढूंढें। tan थीटा होता है sin थीटा अपन cos थीटा, बस इन वैल्यूज को sin की करस्पॉन्डिंग वैल्यू को cos की करस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड करना है। तो tan 0 क्या होगा, sin 0 अपन cos 0, तो इट इज 0/1, ये हो जाएगा 0। tan 30, ये sin 30 अपन cos 30, sin 30 अपन cos 30 करेंगे तो हाफ कैंसिल एंड इट इज 1/√3। tan 45, sin 45 एंड cos 45 दोनों इक्वल हैं, तो ये 1 आएगा। बहुत आसान है याद करना। tan 60, sin 60 अपन cos 60, √3/2 अपन 1/2, हाफ कैंसिल, so you'll get √3 and in the last tan 90, that is sin 90 upon cos 90. Sin 90 is 1 and cos 90 is 0 and 1/0 is infinite. Basically in mathematics we say 1/0 is infinite, but the term infinity is and 0, in fact any number, we have to discuss in very great detail in physics, because in physics we are not playing with the numbers. We are dealing with physical quantities which are result of some measurement, and result of any measurement can never be exact. So if you say something, say sometimes we say angle of 30 degree, so if you have measured this angle 30 degree somewhere, so it can never be exactly 30, it will be very close to 30. So that idea of discussing calculus, that is again very interesting idea. अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की
वैल्यू आप सोच सकते हैं आपको याद करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि जब भी ज़रूरत पड़े आप उस जो टेबल हमने बात की उसकी पहली 4 रोज कौन सी? एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। देन 4 इक्वल डिवीजन 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। देन साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, देन 0 एंड 1/√2। 45 के लिए, 30 के लिए 1/2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1। तो इस तरह से आप उसको बार बार जब ज़रूरत हो लिखें, और वो आप देखेंगे अगर कुछ ही दिनों में आप 2-4 बार ऐसा करेंगे आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। और वैसे तो कई लोगों की वैल्यूज याद भी होंगी। इन द गिवन राइट ट्राइंगल फाइंड लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स इन टर्म्स ऑफ आर। अभी राइट एंगल दिया हुआ है अच्छा ये आर है हाइपोटेन्यूज और ये एंगल है 60। तो अब इसमें रिमेनिंग साइड्स ये दोनों हैं, इनको हम सिंबल्स डिनोट कर लें एक्स वाई से। लेट द अननोन साइड्स बी डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई एज शोन द फिगर। ये एक्स और ये वाई। अब देखिए एक्स बेस है, वाई साइन, वाई परपेंडिकुलर है। तो अगर एक्स फाइंड करना होगा तो हमें कॉस ऑफ 60 की तरफ चलना होगा। अगर वाई फाइंड करना होगा तो साइन ऑफ 60 की तरफ चलना होगा। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई बाई आर। सो वाई इज इक्वल टू आर साइन 60। साइन 60 की वैल्यू रख दें। साइन 60 की वैल्यू √3/2। सो व्हाट यू गेट हियर, वाई इज इक्वल टू आर इंटू √3/2 और आर √3/2। ऐसी cos 60 लिखते हैं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये x बाई आर। यहां से x क्या होगा, r cos 60। अब इस इक्वेशन में cos 60 की वैल्यू रख दें। cos 60 होता है हाफ, सो इट विल बी r/2। अगेन जैसे हमें इस तरह से 60, 30 इन TRs की वैल्यू ध्यान आनी चाहिए और कहां पे कौन सा एंगल यूज करना है उसको यूज कर सके। अभी तक इन क्वेश्चंस में हमने केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ यूज करेंगे उसकी बात की थी। अब कुछ आगे बात करें। इन द गिवन राइट ट्राइंगल फाइंड लेंथ्स ऑफ द अननोन साइड शोन इन द फिगर। फिर कुछ वैसा ही होगा। ये 100 मीटर, अब एंगल 30 कर दिया, हाइपोटेन्यूज 100। अगेन हम वही बात करेंगे। Let the unknown sides be denoted by x and y। unknown sides को हम x and y से डिनोट करते हैं। तो x and y डायग्राम में शो कर लें। x बेस ले लिया और y है परपेंडिकुलर ले लिया। तो जब बेस फाइंड करना होगा तो cos 30 यूज करेंगे और जब परपेंडिकुलर y फाइंड करना होगा sin 30 यूज करेंगे। सो cos 30 इज इक्वल टू x अपॉन 100 मीटर। यहाँ से x क्या आएगा, 100 मीटर इंटू cos 30। अब यहाँ मिस टाइप हो गया, इट विल बी 30 डिग्री होना चाहिए। तो 100 मीटर इंटू cos 30 अगर रखेंगे तो क्या आएगा, 100 मीटर इंटू √3/2। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपके पास, 50 √3 मीटर। ऐसे अगर y फाइंड करना होगा तो sin 30 की बात करेंगे। तो यहाँ से sin 30 इज इक्वल टू y अपॉन 100 मीटर। तो y इज इक्वल टू क्या है, 100 मीटर इंटू sin 30। अब sin 30 की वैल्यू जो हाफ होती रख दें, it will be 100 meter into half, it will 50 meter। जहां तक मैं समझता हूं ये जो सिंपल एप्लीकेशन थी, ये इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कॉन्फिडेंस रखें, कंफ्यूज नहीं होना। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई बच्चों से शेयर हो चुकी है बात, कि आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला ध्यान नहीं आएगा, उसको बहुत पेशेंस से सोचें। जैसे किसी एंगल की साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं आ रही है, तो अगर वो 3753 है तो आप वैल्यू याद करने की कोशिश मत करें। आप 3, 4, 5 का ट्राइंगल बनाएं, एंगल 37 कौन सा, एंगल 53 कौन सा लिखें और TR रेशियो के जो फार्मूले हैं उनको यूज़ कर लें। ऐसे ही अगर 30, 60, 45 इन एंगल्स की बात हो रही है तो जो टेबल आपकी बात की उसमें पहली
साइन थीटा और कॉस थीटा वाली रो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सब कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ट्राई कर देखें, इन द गिवन राइट ट्राइंगल फाइंड लेंथ्स ऑफ द नोन साइड्स, अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग। अब इसमें क्या हुआ, एंगल 30 और बेस दिया हुआ है 10√3 मीटर। तो अननोन साइड्स, let the unknown sides be denoted by x and y as shown in the figure। इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज को हमने x बोल दिया और परपेंडिकुलर को y बोल दिया। अगर ऐसा है तो अगर x फाइंड करना होगा तो या तो हम cos थीटा यूज कर सकते हैं या sec थीटा यूज कर सकते हैं, कि ऐसे cos यूज कर लेने से दोनों आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो लेट अस यूज cos। सो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा 10√3/x। तो यहाँ से x क्या है, 10√3 इंटू 1/cos 30। अब ये 1/cos 30 आप चाहें तो सीधे sec 30 लिख सकते थे। अब cos 30 की वैल्यू रिकॉल करें, cos 30 √3/2। क्यों, साइन की जो वैल्यूज आई थी उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा था। तो अगर ये cos 30 √3/2, तो यहाँ क्या होगा 2/√3। सो √3 कैंसिल, यू गेट 20 मीटर। तो x is coming to be 20 मीटर। 1030 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से y क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर इंटू 1030। अगर ऐसी बात करें तो y इज इक्वल टू 10√3 मीटर इंटू 1030, और 1030 की वैल्यू होगा साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 हाफ था, cos 30 √3/2 डिवाइड किया तो 1/√3। सो y इज इक्वल टू 10√3 इंटू 1/√3 सिंपली 10 मीटर। अब ये आंसर चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 10√3 और y के वैल्यू 10 आए, उनको स्क्वायर करें तो x कितना हो चाहिए 20। इससे बहुत सिंपल बात है, 10√3 का स्क्वायर 300, y 10 का स्क्वायर 100, टोटल इज 400 एंड स्क्वायर रूट इज 20। तो ऐसी कैलकुलेशन को आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं हम सही है गलत है। अब हम इन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से थोड़ा अलग हटके फिजिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 30 डिग्री फ्रॉम A एंड 60 डिग्री फ्रॉम B, that is 10√3 मीटर फ्रॉम A। मतलब B और A के बीच डिस्टेंस 10√3 है एज शोन इन द फिगर। फाइंड द हाइट, तो जो डायग्राम सिचुएशन दिया है हमें उसकी तरफ सोचना होगा। अब देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट CD पॉइंट से डिनोट किया हुआ है, पॉइंट B बिल्डिंग के पास में है और A दूर है। A और B के बीच का डिस्टेंस 10√3 जैसा कहा गया है। A से टॉप का जो लाइन है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और B से 60। एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं होता, किसी भी हायर पॉइंट को हम ग्राउंड के इसी पॉइंट पे मिला दें तो लाइन ज्वाइनिंग जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसमें देखें कि अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल कोई सा भी लूँ तो डीबी डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ नहीं, तो वो हमें शायद इंटरमीडिएट स्टेज में कैलकुलेट करनी पड़े, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस चाहे कोई सा ट्राइंगल लें, चाहे हम CDB लें, चाहे CDA लें, डीबी डिस्टेंस जब तक नहीं मालूम होगी हम बेस की लेंथ नहीं लिख पाएंगे। तो इस डीबी डिस्टेंस को हम सपोज x ले लेते हैं और बिल्डिंग हाइट को h लिख लें और इन दोनों पैरामीटर्स को हम यहाँ शो कर दें। लेट अस डिनोट द हाइट बाय h इन द डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम फुट p ऑफ द बिल्डिंग बाय x। फुट p मीन्स किसी बिल्डिंग का वो पॉइंट जो जमीन से ग्राउंड से मीट करता है, दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये x और h। अब हम इस किसी भी ट्राइंगल का बेस लिख सकते हैं, जैसे ट्राइंगल CDB का बेस वो x होगा, ट्राइंगल CDA का बेस x प्लस 10√3 होगा। नाउ हम 1060 और 1030 से h और x के दो रिलेशन लिख सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास दो अननोन थे और हमें एक अननोन चाहिए था h, तो x को एलिमिनेट कर देंगे। लेट अस सी फ्रॉम द ट्राइंगल ACD। अगर ट्राइंगल ACD की बात करते हैं तो 1030
tan 30 degree is equal to perpendicular CD upon base DB plus BA. DB means x plus BA means tan root 3. So what we have, that is tan 30 का वैल्यू रखा हमने यहाँ पे 1 by root 3 is equal to CD का वैल्यू h upon tan root 3 plus x. मीन जैसे ये इक्वल टू साइन इट इज इम्प्लाइज दैट। अब ये जो इक्वेशन है उसमें हम वेरिएबल्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो व्हाट यू गेट हियर, tan root 3 plus x उधर ले गए और root 3 इधर लाए तो tan root 3 plus x is equal to root 3h. Let us mark it equation number 1. अब ठीक ऐसा ही ट्राइंगल CDB में बात कर लें, फ्रॉम द ट्राइंगल BCD। इसमें tan 60 यूज करना होगा। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस BD। ये सीधे tan 60 इज इक्वल टू h बाई x। tan 60 की वैल्यू थर्ड रूट 3 और ये CD h और BD x। यहाँ से हमारे पास क्या है, रूट 3x इक्वल टू h। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में से हमें h फाइंड करना है तो x की जरूरत नहीं तो x को एलिमिनेट कर दें, या तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में रख दें, या इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करके 2 में रख दें। यहाँ हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, x रूट 3h माइनस tan रूट 3। उसमें से आप रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। वेल इफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इज रूट 3h माइनस tan, हमने रूट 3 कॉमन ले लिया। अब ये x को यहाँ रखते हैं तो रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि हमने ex के यहाँ रखनी है तो रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। रूट 3 इंटू एक्स क्या रख दिया, रूट 3h माइनस 10 और अगेन इज इक्वल टू h। तो ये 3h माइनस 30 इज इक्वल टू h। अब h इधर लाए तो 2h और माइनस 30 उधर लगे प्लस 30, सो फ्रॉम h इज इक्वल टू 15 मीटर। तो बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर है। 15 मीटर मीन्स ऑलमोस्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग के आसपास होगा ये, 4 to 5 स्टोरी। एंड ये एक सिंपल फिजिकल सिचुएशन थी, इसमें हमने कैसी चीज़ों को यूज़ किया। अब देखिए हर स्टेप अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन अब इसमें कई, अभी इससे पहले की प्रॉब्लम्स में क्या था, हम एक सिंगल स्टेप कर रहे थे। यहाँ पे एक क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमें 2 ट्राइंगल्स में बात करनी पड़ी, फिर उनमें से वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ा, फिर सॉल्व करना पड़ा। तो किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक के बाद कौन सी स्टेप्स होंगी, हो सकता है कई स्टेप्स करनी पड़े, तो वहाँ हमें पेशेंस लूज नहीं करना, डरना नहीं। आप कॉन्फिडेंस हर सिचुएशन को समझें और बड़े पेशेंस से कॉन्फिडेंस से ट्राई करें। आई एम श्योर कैन गेट थ्रू एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। The angles of elevation of the top of a lighthouse from ships A and B are 30 degree and 45 degree respectively as shown. If the lighthouse is 100 meter high, what is the distance between the ships? Lighthouse basically old times. अब तो राडार नेविगेशन है, रेडियो नेविगेशन है, सब कुछ है। पुराने ज़माने में जब राडार रेडियो की बात नहीं हुई थी तो शिप्स को रास्ता स्पेशली रात में कौन दिखाता था। दिक्कत कहाँ होती थी कि कई ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे पानी गहराई बहुत कम होती है, नीचे रॉक्स होती हैं, और शिप अगर उनके पास में है तो नीचे रॉक से टकरा के शिप कंप्लीटली डैमेज हो सकता है। तो ऐसे डेंजरस शैलो सी से बड़े शिप दूर रहें, उसके लिए उन जगहों पे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाते थे जिसको बोलते लाइट हाउस। आप देख सकते हैं 100 मीटर हाइट है। 100 मीटर बड़ा एक्सग्रेट कर दिया, इतना नहीं होता। 100 मीटर ठीक है, अब ले लिया, इट विल बी 30 मीटर 40 मीटर। तो इतनी हाइट होती है कि बहुत दूर से दिखाई दे, और उसके ऊपर हम लाइट जला के रखते थे उस वक्त। तो जो शिप्स नाइट में बहुत दूर से लाइट हाउस देख लेते थे, उसका मतलब ये होता था कि आपको इस लाइट से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में शैलो सी है, उसमें रॉक्स हैं, योर शिप कैन बी डैमेज फ्रॉम योर बॉटम। लेट्स सी, अब ये सिचुएशन देखते हैं। ये लाइट हाउस, देखिए लाइट हाउस के एक तरफ शिप ए है और दूसरी तरफ शिप बी है। ए से लाइट हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और बी से 45 डिग्री। लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर
और हमें फाइंड करना है दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल बी सी डी। दोनों से अगर हम ए डी पहले ट्राइंगल से और बी डी दूसरे ट्राइंगल से कैलकुलेट कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगेन सिंपल जैसे पहले किया, तो हम बड़ी प्रॉब्लम ना समझते हुए एक सिंगल ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी डी, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा 100, बेस क्या होगा AD। तो tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन AD। सो tan 30 का वैल्यू हुआ 1/√3। CD डायग्राम देख सकते हैं 100 और AD को अननोन है, AD रहने दें। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट AD इज इक्वल टू 100/√3। तो एक लेंथ हमको मिल गई। अब दूसरे ट्राइंगल में देखें, फ्रॉम ट्राइंगल BCD, tan 60 इज इक्वल टू CD अपॉन BD। CD मीन्स परपेंडिकुलर, BD मीन्स बेस। अब tan 60 का वैल्यू it is √3 basically. No, it is not 60, it is again mistake. It is 45 degree. So here 45. Tan 45 is 1. तो यहाँ से BD is equal to 100. So see here it is not 60, it is 45 degree. So BD is 100. इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब A से B की डिस्टेंस AD प्लस DB है। AD की वैल्यू 100√3 और DB की वैल्यू 100, दोनों को ऐड कर दें। सो व्हाट इज AB is equal to AD plus DB. For AD we write 100√3 and for DB we write 100. 100√3 की वैल्यू होता है 1.732. तो 100 into 1.732 how much? It is 100 into 1.723 is how much? 1732. And 1732 or 173.2, it is 173.2. So 173.2 plus 100 is again what? 273.2 and 0.2 मीटर। अब देखिए शिप्स के बीच का डिस्टेंस है, तो 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर, इट इज इग्नोरेबल। शिप्स के बीच का डिस्टेंस मीटर तक ठीक है। सो व्हाट यू राइट आंसर हियर 273 मीटर। Let us come on the next, and next is कल या आज से आपको क्या असाइनमेंट करना है। अब देखिए आज जो हमने बातें कवर की, कल जो कवर किया था उससे थोड़ा सा हमने और डेप्थ में इंक्रीज किया। धीरे धीरे रोज जैसे जैसे आप फैमिली वीडियो लेक्चर्स होते जाएंगे, हम टॉपिक की डेप्थ को इंक्रीज करते जाएंगे और टॉपिक की डेप्थ को और रोज कितना कवर करना है उस चीज़ को इतना धीरे धीरे कवर इंक्रीज करें कि आप पर लोड नहीं आए, क्योंकि आप इस टाइप के वीडियो लेक्चर के हैबिचुअल नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती तो उसमें एक अलग एडवांटेज होता है, हम जब चाहें तब क्लास के बीच में जो नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं, बट इसमें तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते। तो इसलिए आप इन चीज़ों को कोप अप कर सकें, इसलिए इन चीज़ों को हम धीरे से चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे ठीक है तो वीडियो लेक्चर हैं, कोई बात नहीं, जब कोचिंग खुलेगा लॉकडाउन के बाद तब हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे। आपको एक बात मैं बता दूं कि ये तैयारी कंपटीशन की है। कंपटीशन में जो जितना काम ज़्यादा कर लेता है वो आगे रहेगा। वीडियो लेक्चर से तैयारी स्टडीज़ आप ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी बच्चे कर रहे हैं। और ये वीडियो लेक्चर आप देखते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ये तो ओपन चैनल है। आपको मैं बात कर रहा हूँ, इसको कोई भी बच्चा देख सकता है और स्टूडेंट देखते हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट इनको ज़्यादा सिंसियर लेगा वो आपसे पहले सीख जाएगा और वो आपसे आगे निकल जाएगा, उसको आप पीछे नहीं छोड़ पाओगे। कंपटीशन का पहला सिद्धांत यही है, पहला और लास्ट प्रिंसिपल यही है कि जो ज़्यादा काम करेगा वो आगे बढ़ेगा।
तो अगर आप ज़रा सा भी केयरलेस हैं कि ये सोचते हो कि ये तो वीडियो लेक्चर्स हैं, कोई बात नहीं, इनको चलता है, जब कोचिंग खोलेंगे तब हम ढंग से पढ़ेंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, हो सकता है इन टॉपिक्स को हम उस टाइम वापस रिवाइज कराएं अगर ज़रूरत होगी कुछ बच्चों को, सबको तो नहीं होगी, कुछ को ज़रूरत होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो रिवीजन लेने की कैटेगरी में या ज़रूरत नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर आप ज़रूरत है और रिवीजन लेने की कैटेगरी में आ गए, कोई बात नहीं, हम बहुत ढंग से उस टाइम टिकल, आप कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आपको सिखा भी देंगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले सीख गए, वो तो कोर्स में आगे बढ़ गए ना, उन्होंने आपसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज लिया और उनको आप पीछे नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करें। होमवर्क में क्लास नोट से पेज नंबर 4 और 5 रिवाइज करें और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करें। और जैसा लास्ट ट्रक बताया था, ये क्लास नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्लोट हैं, पोस्ट किए हुए, अब उसमें से प्रिंट ले लिया होगा। अगर कोई लोग भूल गए हों तो वापस डाउनलोड करके प्रिंट ले लें। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।